नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से एक शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। हालांकि यह नया शब्द नहीं है, लेकिन हर बार आप इसके विषय में कुछ न कुछ नया ज़रूर जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञा हम नाम वाले शब्दों को कहते हैं, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी जाति का हो, किसी वस्तु का हो या फिर किसी भाव का हो, किसी स्थान का हो। तो ये सभी नाम वाले शब्द जो होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ये हम ग्रेड 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे आम है, शिक्षिका है, हिमालय है। ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। आपका नाम है, मेरा नाम है। हम जो फील करते हैं, जो मन में हमारे भाव आते हैं, उनके लिए भी कुछ नाम है। कुछ अवस्थाओं के नाम है, कुछ गुणों के नाम है। तो इस प्रकार जो है ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के हों, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको जैसे मालूम भी होगा कि जो लिंग को धारण करते हैं वो लिंगी कहलाते हैं, वैसे ही जो संज्ञा को धारण करते हैं अर्थात जो नाम को धारण करते हैं वे संज्ञेय कहलाते हैं। स में अनुस्वार, ज्ञ में दीर्घ ई की मात्रा, संज्ञेय कहलाते हैं। तो जो नाम हमने धारण किया, जैसे किसी का नाम अगर अपूर्व है तो अपूर्व यहाँ पर संज्ञा है, न कि अपूर्व लड़का जो खड़ा है वह संज्ञा है। जी नहीं बच्चों, उसने इस नाम को धारण किया है, वह संज्ञेय है और संज्ञा शब्द है यहाँ पर अपूर्व। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है, तो संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से आपको पता चले कि यह उसका नाम है, चाहे वह व्यक्ति का हो, स्थान का हो, भाव का हो या वस्तु का हो या फिर प्राणी का हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं: शिक्षक, मोर, स्कूल या विद्यालय, साइकिल, प्यास, मिठास इत्यादि। यहाँ पर जो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं इसमें शिक्षक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, मोर प्राणी यानी कि कोई जीव है, कोई पक्षी है, स्कूल स्थान है, साइकिल वस्तु है, प्यास और मिठास ये हमारे भाव हैं। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। तो नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। बच्चों, यह पुरानी पुस्तकों में अभी भी संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। हालांकि अभी जो नया संशोधन हुआ है उसके अनुरूप अब संज्ञा के 3 भेद बताए जा रहे हैं और समूहवाचक, द्रव्यवाचक को जातिवाचक के उपभेद के रूप में माना जाता है। इसके कई कारण हैं, हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसके विषय में हम जानेंगे किन कारणों से समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसे आप इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। एंड लास्टली द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में हम 3 भेद ही पढ़ते हैं, इसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ बच्चों सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। प्रॉपर यानी कि जो एक है, जो विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। तो जब कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम प्रयोग किया जाए जो एक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक का अर्थ नहीं हुआ कि सिर्फ आप विशेष व्यक्ति का ही नाम लीजिए। व्यक्तिवाचक में विशेष स्थान भी है, स्थान विशेष, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा महात्मा बुद्ध एक हैं,
तो जैसे ही मैंने महात्मा बुद्ध कहा, किसी के मन में महात्मा गांधी का विचार नहीं आया, उनकी इमेज नहीं आई, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह एक स्पेसिफिक नेम है। दूसरा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अब यह नाम भी विशिष्ट है। अगर मैं क्रिकेटर कहती, खिलाड़ी कहती, तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, क्रिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर नेम मेंशन किया है, एक मैंने विशिष्ट नाम का प्रयोग किया है, और वह नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पटना, मुंबई, आगरा, तो ये आपको पता है विशेष स्थान है, स्थान विशेष के नाम है। शहर तो कई सारे हैं, गांव भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैंने नाम मेंशन किया। तो जब हम स्पेसिफिक नेम को मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे हिमालय, पर्वत तो बहुत सारे हैं, जो भी ऊंची लैंडस्केप है उन्हें हम क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन जब मैंने हिमालय कहा तो सभी के मन में हिमालय पर्वत का जो है ध्यान आया होगा, जो कि नॉर्थ में है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जाति का अर्थ यहाँ पर क्या है? जाति का अर्थ किसी भी धर्म से नहीं है। यहाँ पर जाति का संबंध है कि हम किस प्रजाति से हैं, अर्थात जैसे हम मनुष्य जाति से हैं, हम पशु की श्रेणी में नहीं हैं। हमारी जाति क्या है? व्यक्ति जाति है। व्यक्ति में भी मैं महिला हूँ, औरत हूँ, और जो है यहाँ पर ये व्यक्ति या मनुष्य जाति के अंतर्गत आते हैं। लड़का है, ये क्या है? मनुष्य जाति के अंतर्गत है, व्यक्ति के अंतर्गत है। फिर वैसे ही अगर हम कहें पशु पक्षी, तो यहाँ पर पशु पक्षी भी क्या है? जाति है, क्योंकि पशु के अंतर्गत भी कई सारे पशु हैं, कई सारे जानवर हैं। तो यहाँ पर जो भी चार पैर वाले हैं वे चौपाया जानवर हैं। तो पशु के अंतर्गत जो है बहुत सारे जानवर आते हैं। यह प्रजाति है, यह एक जाति है। ठीक उसी प्रकार पक्षी हो गया। अगर हम वस्तु में कहें, कुर्सी है, टेबल है, अलमीरा है, खिलौने हैं, कई प्रकार के खिलौने होते हैं। जो भी छोटे छोटे जो होते हैं बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, वे खिलौने के कैटेगरी में आते हैं, उनकी जाति में आते हैं। फिर स्थान, अगर हम स्थान की बात करते हैं तो विद्यालय ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, शहर ले लीजिए, देश है, गांव है। तो ये जो भी हम बड़े बड़े जगहों पर रहते हैं, ये हमारे शहर हैं। तो ये शहर के अंतर्गत कई सारे शहरों के नाम आते हैं। तो कहने का सेंस ये है, जिन संज्ञा शब्दों के अंतर्गत बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाएं, बहुत सारे प्रकार आ जाएं, बहुत सारे नाम आ जाएं, तो वे आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें कहीं कहीं वाक्यों में वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है, तो कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा के रूपों में। तो सही मायने में जो है संज्ञा शब्दों की पहचान वाक्य पर निर्भर करती है। अभी हम इसके विषय में देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, अगर हमने यहाँ लिखा फल, तो आप सभी को मालूम होगा फल जो है यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाते हैं। फल के अंतर्गत सेब है, आम है, केला है, संतरा है, बहुत सारे फल हैं। तो जिसके अंतर्गत बहुत सारी वैरायटीज़ आते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो फल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अब फल में हम अगर आम की चर्चा करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आम यहाँ पर हमारा जो है आम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि फल के अंतर्गत है। तो ये आम आपको पता है कि फलों का राजा है, ये गर्मी के मौसम में मिलता है। आम यहाँ पर हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम इसके अंतर्गत भी वैरायटी ले लेते हैं, जैसे
अगर आम के अंतर्गत हमने वैरायटी लिया, जस्ट मिनट, जैसे हमने आम लिखा तो अभी आपने कहा कि आम जो है व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल, क्योंकि ये फल के अंतर्गत आता है, एक स्पेसिफिक नेम है, फल में एक स्पेसिफिक नेम है, एक विशेष नाम है। लेकिन जब हम इसके अंतर्गत भी कुछ नाम अगर लिख देते हैं, जैसे लंगड़ा, दशहरी, तो यहाँ पर अब इसके अंतर्गत भी अगर नाम आ गए तो यहाँ पर क्या होगा, आम क्या व्यक्तिवाचक होगा? नहीं। तब इस परिस्थिति में आम आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसलिए बच्चों, संज्ञा शब्दों की पहचान मुख्य रूप से तब होती है जब हम वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति या प्राणी के गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब भी ये भाव से संबंधित है तो भाव को आप क्या करते हैं? फील करते हैं, उसे देखते नहीं हैं, उसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या प्राणी के मन के भाव, उनके गुण, उनकी दशा, उनकी अवस्था के बारे में आपको पता चले या उनके नाम हो, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे शांति, आप शांति को देख नहीं पाते लेकिन उसको महसूस करते हैं कि मुझे शांति मिली, मन का सुकून मिला। अहिंसा, अहिंसा दिखती नहीं है, लेकिन जब हम किसी को मारते पीटते नहीं हैं, कोई हम हिंसा नहीं करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यह अहिंसा है। असत्य, फिर गुण में क्या है? सुंदरता, सुगंध, चतुराई, मूर्खता, ये जो भी भाव हैं, गुण हैं, अवस्था हैं, ये सभी आप जो है देख नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो छोटा बालक दिखता हूँ, शैशव, ये बचपन, ये तो मैं देखता हूँ या देखती हूँ। नहीं, आप इनकी जो है इनकी निशानियाँ देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति छोटा होता है तो उसके हाथ पैर छोटे हैं, वह पूरी तरीके से चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, उसका आकार प्रकार छोटा होता है। लेकिन बचपन जो फील करता है, उसकी जो नॉटीनेस होती है, उसके मन के जो भाव होते हैं, वे हम नहीं देख पाते। ऐसे ही बुढ़ापा के जो है सिम्टम्स हम देखते हैं, उनके जो है जैसे कि बाल सफ़ेद होना, दांत का जो है गिर जाना, या फिर स्पॉट आ जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, तो ये सारी निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं उनके। ना कि हम कहेंगे कि हमने बुढ़ापा को देखा है, लेकिन बुढ़ापा जिन पर आता है वो उसे फील करते हैं, उन्हें कमज़ोरी लगती है या बहुत तरह की चीज़ें वे फील करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नहीं देख सकते या समझ सकते। जैसे मिठास, अगर मिठास की बात करें तो मान लीजिए ये स्वीट है, हमारा मिठाई है, अब यह कितना मीठा है, इसकी मिठास कितनी है, तो इसे हम गिन नहीं सकते बच्चों। जब हम खाते हैं तो उसे महसूस करते हैं। और ये भाववाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और जो है क्रिया से, इन सभी चीज़ों से जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे आप मेटेरियल नाउन कहते हैं। द्रव्य का अर्थ बच्चों आप समझने का कोशिश कीजिए। द्रव और द्रव्य ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं द्रव की, द्रव का अर्थ होता है लिक्विड। द्रव का अर्थ होता है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्य की, द्रव्य का अर्थ होता है जैसे सोना चांदी हो गया, कोई मटेरियल हो गया, मेटल्स हो गए, ये सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ देखें द्रव्य का, तो द्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य। लेकिन यहाँ पर संज्ञा में क्या होगा? द्रव्य का अर्थ जो है वे पदार्थ होंगे, वे द्रव्य होंगे जिन्हें हम
कर लेते हैं, जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, जिन्हें हम गिनते नहीं हैं। और इसे हम जातिवाचक के अंतर्गत इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वैरायटीज़ आते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा को समझिए। जिस शब्द के द्वारा किसी पदार्थ, जिसे आप मैटर कहते हैं इंग्लिश में, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिनसे किसी नए वस्तु का निर्माण भी होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्य के अंतर्गत जो है पदार्थ आते हैं, आपके मैटर्स आते हैं, जैसे आइस हो गया, बर्फ़ हो गया, चावल है, मिट्टी है, सोना, चांदी, पैसे, दूध, शरबत, ये सभी क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इन्हें नापते हैं, तौलते हैं, इन्हें गिन कर नहीं लेते। चावल आप गिन कर नहीं लेते, आप इसे नाप तौल कर खरीदते हैं। लेकिन अब यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती है? चावल हालांकि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर हम सिर्फ चावल की बात करते तो चावल द्रव्यवाचक है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जातिवाचक की परिभाषा अगर हम देखें तो जिसके नीचे प्रकार आ जाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो चावल भी कई प्रकार के होते हैं, बासमती है, बहुत सारे प्रकार है, जैसे सोना मंसूरी है, कतरनी है, तो बहुत सारे चावल के प्रकार हैं। तो यहाँ पर चावल जातिवाचक संज्ञा भी होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यही कारण है कि अब द्रव्यवाचक संज्ञा को अब जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में माना गया है, क्योंकि इसके प्रकार हैं। अब दूध में भी कई प्रकार के दूध की थैलियाँ हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे मुजफ्फरपुर का दूध चाहिए, ये दूध चाहिए, सोना दूध चाहिए, तो इस प्रकार अगर हम नाम मेंशन कर देते हैं तो वहाँ पर यह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर दाल की, दाल को भी हम खरीद कर कैसे खरीदते हैं? नापते हैं, तौल कर खरीदते हैं। तो तौल कर खरीदते हैं तो यहाँ पर गिन के तो हम लेते नहीं हैं, ये द्रव्यवाचक में है। तो द्रव्यवाचक में है, लेकिन दाल के अंतर्गत भी फिर प्रकार हैं। अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, यहाँ पर फिर चना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके भी प्रकार हो जाते हैं। तो जिसके अंतर्गत प्रकार हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों, एक बार मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर सिंपल सा आए मिट्टी, पानी, शरबत, दूध, चांदी, सोना, तो ये सब आप द्रव्यवाचक में लिखिएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बासमती चावल मुझे पसंद है, तो यहाँ बासमती आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चावल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम फिर द्रव्यवाचक में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस चावल का प्रकार बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध हो, यानी कलेक्शन का आपका बोध हो, उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हम बच्चों हमेशा एक वचन में करते हैं। लेकिन आप कहिएगा आप कि मैम, अगर हम इसका प्रयोग एक वचन में करते हैं तो सभा का बहुवचन सभाएं कैसे हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यह जातिवाचक का जो है प्रतीक है। अगर किसी समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में जब करते हैं, तब वहाँ स्पेशल यह समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा ना होकर यह प्रतीक बन जाती है, यह चली जाती है जातिवाचक संज्ञा में। इस कारण एक बात आप याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। वहाँ भीड़ थी, भीड़ थी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, भीड़ थी। मेला लगा है, मेला लगे हैं नहीं कहते हैं, लेकिन मेला कलेक्शन है, कई सारी दुकानें होती हैं, कई सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है, तब जाकर वह मेला बनता है। लेकिन इसका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। जैसे बच्चों की टोली आ गई, हम नहीं कहते कि बच्चों की टोलियाँ आ गई। तो टोली तो एक बच्चे से नहीं बना, इसमें कई सारे बच्चे शामिल हुए। तो बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी आपका कलेक्शन पूरे जो है कलेक्शन का बोध हो, समूह का बोध हो, तो वहाँ पर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। पुस्तकालय, अब एक पुस्तक आपने घर में एक पुस्तक आपने घर में रखी है, तो क्या वह पुस्तकालय बन जाएगा? नहीं। जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है, एक क्रमानुसार रखी जाती है, एक सिस्टमेटिक वे से रखी जाती है, वे पुस्तकालय बनती हैं। तो पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय।
कई लोगों के खड़े होने पर, कई लोगों के होने से भीड़ बनती है। फिर उसी प्रकार यहाँ देखेंगे एक और उदाहरण, टीम, खिलाड़ियों की टीम होती है तो उसमें एक खिलाड़ी नहीं होता, कई खिलाड़ी उसमें होते हैं और कई खिलाड़ियों के मिलने से एक टीम बनता है। ठीक उसी प्रकार सेना, इस सेना की टुकड़ी भी होगी, यहाँ टुकड़ी भी जो है आपका कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा है। तो सेना के अंतर्गत एक सैनिक नहीं होते हैं, कई सारे सैनिक होते हैं। तो बच्चों इसे भी हम जातिवाचक का उपभेद मानते हैं, क्योंकि अगर हम कक्षा कहते हैं तो कक्षा का निर्माण होता है सभी विद्यार्थियों के मिलने से, लेकिन जब हम कक्षाएं कहते हैं तो अलग अलग कई सारी कक्षाएं हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इसके नीचे प्रकार आ गए। कक्षा के नीचे भी कई प्रकार है, कक्षा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नाम आ गए। तो इनका भी प्रयोग हम जातिवाचक में करते हैं और यही कारण है कि वर्तमान में संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ 3 भेद बताए गए हैं और वे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने लिया है या सभी अब लेते हैं, अभी पुस्तकों में वही आ रहा है कि ये जातिवाचक के उपभेद हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी जिसमें हम यह जानेंगे कि किन परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक के लिए करते हैं और व्यक्तिवाचक का प्रयोग हम जातिवाचक के लिए करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें।